Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up questions of GS and GS for 1 and 3. Starting with the first question. Explain how PPP management arrangement in long gestation infrastructure project can transfer unsustainable liabilities to future. What arrangement needs to be put in place to ensure that successive generation of capacity do not compromise. तो दो एरियाज है, तो मैंने बताया कि कैसे वो लॉन्ग गेस्टेशन के पीरियड के समय में अनसस्टेनेबल लायबिलिटी कैसे उठता है। तो एक्सप्लेन हाउ। तो मैंने बताया कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन और रनिंग कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन टेंडेंसी बढ़ जाता है बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिशियल, इंक्रीजिंग ऑफ एनपीए, उससे जो आईएलएफएस का क्राइसिस हुआ था उसके कारण ही हुआ था। फिर लेसनिंग ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर अदर प्रोजेक्ट फॉर बैंक्स, दिस लेड्स टू स्लो क्रीपिंग ऑफ बैड बैंक्स। सो कैसे खत्म करना है, इंश्योर सक्सेसिव जनरेशन कैपेसिटी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो वैसे पहले मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड अदर एमिनिटीज क्रिएशन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, टाइमली ईआईए होना चाहिए इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स ओपिनियन, टाइमली ऑडिट ऑफ एसएच ईएसजी नॉर्म्स, जेंडर एक्सेट्रा बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेशन एजेंसी, use of Gati Shakti type platform for small PPP project for better coordination. Through the following step, high standards of efficiency and integrity will be maintained by PPP. तो ठीक है। यहाँ पे ये पीपीपी अरेंजमेंट के बारे में बोला था स्पेसिफिकली, तो आप ये आईएलएनएफएस वाला क्राइसिस कैसे लिए? तो एनबीएफसी वाला क्राइसिस था ना, इसमें पीपीपी मॉडल कैसे आया? मतलब वो पीपीपी मॉडल में पैसा दिए थे ना आईएलएफएस, तो उसका क्राइसिस हुआ था बैड बैंक के कारण, मतलब बैक फंडिंग हाँ, तो लेकिन फिर ये एनबीएफसी एनपीए पर। क्राइसिस हो गया ना, ये तो पीपीपी क्राइसिस तो नहीं हुआ। उसका इम्पैक्ट हो गया, मतलब उन्होंने जो हाँ इन्वेस्ट इम्पैक्ट हुआ, हाँ उसमें। इम्पैक्ट। पहले तो ये करना था कि कैसे पीपीपी जो अरेंजमेंट है लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इट कैन ट्रांसफर अनसस्टेनेबल लायबिलिटीज, मतलब कि सक्सेस नहीं, हमने देखा सक्सेसफुल नहीं हो पाते जो पीपीपी अरेंजमेंट है लॉन्ग जेस्टेशनल प्रोजेक्ट्स में। तो उसके पीछे उसने रीजन पूछा कि क्यों नहीं हो पाता। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड ये लेके आया डिस्क्रिशन टेंडेंसीज इन डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिशियल्स। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, एक तो वो फेवरेबल नहीं है पीपीपी अरेंजमेंट के टर्म्स में। उसके अलावा जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करते हैं तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट करता है पीपीपी प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मेन मोटिव यही है कि उनको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाने या उनको क्या रिटर्न्स मिलेंगे आफ्टर इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की वजह से वो कहीं ना कहीं हमें जो डीले देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन में, एग्जीक्यूशन में, तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। बाकी तो जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ठीक है। इंक्रीजिंग एनपीएज ऑन बैंक्स फंडिंग द पीपीपी प्रोजेक्ट्स, हाँ ये भी है एक रीजन। लेसनिंग ऑफ द क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स, हाँ मतलब यहाँ पे फिर वो ये कि पब्लिक सेक्टर का रोल इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए होता है फॉर सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। फिर टू इंश्योर द सक्सेसिव जनरेशन कैपेसिटीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट अरेंजमेंट इज नीडेड टू पुट इन प्लेस सो दैट जो हमारी कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। मॉनिटरिंग ऑफ द लैंड एक्विजिशन किया जाना चाहिए अदर देन द एमिनिटीज, टाइमली ईआईए इंक्लूडिंग, ठीक है। हाँ, ये सारे वही पॉइंट्स है जो जनरल पॉइंट्स हैं जो कंसर्न्स है और क्या हम कर सकते हैं। टाइमली ऑडिट किया जाना चाहिए एसजीए का, गति शक्ति जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और ऑफ लेट अगर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो जो क्लोजर टाइम्स है, मतलब जो क्लोजर टाइम होता है डील का, वो हम देख रहे हैं कि ऑफ लेट वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो वैसे पीपीपी मॉडल आई डोंट नो उसमें फिट होगा नहीं होगा, बट उसमें यही है कि जो क्लोजर डील्स में टाइम लग रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स उनका मेन कंसर्न अब ये हो गया है कि क्या जिस चीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा उनके लिए। तो ज्यादा फोकस कर रहे हैं रिटर्न्स के ऊपर ही और सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जो डिसीजन मेकिंग में वो टाइम ले रहे हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया है।
We can move to question number 2. Ashik, am I audible? मतलब Hmm. national urban transport policies emphasis on moving people instead of moving vehicle. Discuss critically the success of various strategy of government industry पर. तो मैंने बताया कि मूविंग पीपल मतलब क्या हुआ, यहाँ बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक साथ मूविंग पीपल rather than मूविंग व्हीकल प्राइवेट. तो मैंने बताया कि इट इज फोकसिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोर देन प्राइवेट व्हीकल्स. सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी बताना था, उसको डिस्कस करना क्रिटिकली. तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बाय मेट्रो इन टीयर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रोज इन मुंबई बैंगलोर फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया टू कंजेस्ट द ट्रैफिक. However, land acquisition cost और delays है वो रेस कर चुका है प्रोजेक्ट को. In some part of the country there is questioning over viability of the metro, example Jaipur, over lack of revenue generation. So suitable alternative like RTC buses and carpooling should be cared about. तो फिर clean transportation second है, clean transportation by EVs, adoption of by buses of RTC, example Delhi, Goa. Public EV infrastructure और slow adoption में जो ईवी का है ना वो इज लेस प्रॉफिटेबल देन कार्स एंड बाइक्स. तो वो एक बड़ा इशू. द जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी टू प्रमोट द सेफ सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन इन द अर्बन एरियाज. फ्री टिकट स्कीम आरटीसी बसेस कर्नाटका में, मेट्रो राइड दिल्ली में. तो फोकस शुड बी मेड ऑन वायबल रेवेन्यू मॉडल एज फ्रीबी टू ड्रेन्स द एक्सक्यूशन बजट. जो बजट ड्रेनेज होता है तो वायबल मॉडल होना चाहिए उसका. क्रिएशन ऑफ बाईपास एंड फ्लाईओवर टू डाइवर्ट द ट्रैफिक constructed, example Meerut Expressway. However, this focus on lanes system causes jam due to two-wheeler, three-wheeler, and cycle. Further, lack of parking spaces creates challenges of vehicle mobility. Therefore, national urban transport policy should also include following: parking space का बात करना चाहिए और behavior change होना चाहिए. तो अभी तो Okay, so that public transport that is moving of people better is manage. better managed. ठीक है, अच्छा लिखा है. मतलब पॉइंट्स जो आप लेके आए हो मतलब वो ये कि बेसिक नहीं लिखा है आपने, थोड़ा अलग से लिखने की कोशिश करी है. तो यहाँ पे एग्जामिन करना था कि सक्सेस ऑफ क्रिटिकली और डिस्कस करना है सक्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो आप लेके आए हो पॉजिटिव. क्रिटिकली डिस्कस करना. हाँ, हाँ, क्रिटिकली डिस्कस करना था. लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यहाँ पे आप मेट्रो की बात करिए. लैंड एक्विजिशन में कॉस्ट डिलेज देखने को मिलता है, डीले इन इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी दिया उसका. और सुटेबल ऑल्टरनेटिव लाइक आरटीसी बसेस एंड क्या लिखा है आपने, कारपूलिंग शुड बी. और ठीक है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अडॉप्शन बाय ऑफ द बसेस. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्लो अडॉप्शन हैव मेड the public transport less profitable than cars and bikes. ये पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आया कि आप बोल रहे हो कि जो पब्लिक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्लो अडॉप्शन है ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो पब्लिक व्हीकल का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू कार बाइक्स. मतलब कार एंड बाइक ईवीज का ज्यादा है प्रॉफिटेबल. तो पब्लिक मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हुआ, मतलब सिर्फ लॉन्गर रन में प्रॉफिटेबल है. अभी अगर अभी नहीं है. हाँ, हाँ वो कॉस्ट अभी नहीं कंपेयर है. करेंगे तो अभी तो वो एक्सपेंसिव ही है. जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी होनी चाहिए. यहाँ पे भी आपने एग्जांपल लिखी है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का. फोकस शुड बी मेड ऑन द वायबल रेवेन्यू मॉडल. ठीक है, क्रिएशन ऑफ बाईपास ये भी अच्छा पॉइंट है. मैनेजमेंट और ट्रैफिक की बेसिकली बात करी आपने. ठीक है, यहाँ पे मतलब अच्छा लिखा. और एंड में आपने लिख दिया कि मतलब वही समरी में लिख दिया है कि पार्किंग स्पेस मैनेजमेंट पे और फोकस होना चाहिए, बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है. Discuss the various economic and social cultural forces that are driving increasing feminization of agriculture. तो इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल फोर्स से बात करें, डिस्कस करें. तो मैं बताया 60 to 60% वेमेन है ना वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया. तो इंक्रीज फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर बाय इकोनॉमिक फोर्सेस और सोशल कल्चर अलग. इकोनॉमिक फोर्स में क्या है, माइग्रेशन ऑफ मेल मेंबर्स टुवर्ड्स द अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब एंड वुमेन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड एंड फार्म. दूसरा, लैंड टिल टाइटल डीड इज बीइंग गिवन टू द वुमेन अंडर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ऐसे पीएम आवास इनिशिएटिव है. तो डिजिटल अवेयरनेस हो रहा है वुमेन का थ्रू यूट्यूब और कृषि विज्ञान केंद्र
वहां पर भी देयर इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो ये सोशो इकोनॉमिक में कल्चर में फेमिनिज्म वे ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इन ट्रेडिशनल कल्चर, नारी शक्ति हैव ड्रिवन women to the agriculture field. Gender budgeting at government level in schemes like PMKSY and परंपरागत खेती, वहां पर increasing transparency in disbursement of wage under DBT has narrowed the wage gap, and financial independency has led to the women being driver of agriculture growth. Example, SHG role in farmer innovation and allied sector. तो सोशो कल्चर एंड मतलब इकोनॉमिक में तो आपने सही पॉइंट्स लिखे हैं, पर ये जो सोशो कल्चरल में कल्चरल पॉइंट्स नहीं आ पाए। यहाँ पे आपने गवर्नमेंट जेंडर बजटिंग की बात करी, तो ये तो इकोनॉमिक पॉइंट हो गया। फेमिनिज्म की आप ले गया, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, ये हाँ तो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कल्चर ठीक है। मतलब थोड़ा और वेज गैप मैं बात कर रहा था, जो मेन रीजंस वेज हैं गैप। सोशो कल्चरल में भी। अगर हम बात करते हैं कि इंक्रीज फेमिनाइजेशन जो हम ओल्ड एज वुमेन में देख रहे हैं, तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो फीमेल्स की है वो ज्यादा है कंपेयर टू मेल, तो उसकी वजह से भी वी आर सीइंग की हायर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, तो एक वो भी फैक्टर है। सोशो कल्चरल की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। बाकी तो मतलब ये सेकेंडरी पॉइंट्स हो सकते हैं सोशो कल्चरल वाले में जो लिखा है आपने एंड में, जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं। बाकी मैंने आंसर लिखा है उसके थ्रू आप एक बार देख लेना। फिर सेक्युलरिज्म वाले पे, हाउ डू इंडियाज डिबेट ऑन सेक्युलरिज्म, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन। डिफर फ्रॉम, तो मैंने दो एरियाज किया है। इंडिया डिफर कैसे करता है, इंडिया इज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, जैसे वेस्टर्न का है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो ये ब्रॉडर पॉइंट है। तो उसके अंदर बताया कि दैट इज व्हाई इंडिया हैज आर्टिकल 325 to 30 इन विच इंडिया गिव्स freedom of religion and right of minority to establish and run their own religious institution. The government could give grant to all religion without discrimination. Whereas in Western country, the separation of church and state in all sphere is followed. तो पहला ये हो गया। सेकंड में अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया वर्सेस इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बाय वेस्टर्न कंट्री। इन इंडिया में स्कॉलरशिप किया जाता है माइनॉरिटी को इन व्यू ऑफ अफर्मेटिव एक्शन to make them represent in societal structure of power, whereas in Western country, affirmative action is not used, supported by the government. सेकुलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है, इंडिया में वहाँ नैरो है। इंडिया में सेकुलरिज्म इज बेसिक पार्ट स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। वेरे जो सेकुलरिज्म वहाँ का है वो है कि चर्च सेंट्रिक है, चर्च एंड रिलीजन सेंट्रिक रादर देन पीपल सेंट्रिक। तो ये तीन हाँ मतलब आपने 3 पॉइंट्स लिखे, 3 मेजर पॉइंट्स दिख रहा है, मतलब क्लियरली पॉइंट्स कहीं ना कहीं मैंने भी ये सेम ही लिखे हैं, बट मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर अलग तरीके से किया है। बाकी क्लियरली दिख रहा है कि क्लैरिटी है, और इसमें क्या ऐड नहीं कर सकते, मतलब जनरल है, इसमें इतना कुछ इनोवेटिव या और कुछ ऐड नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आपका है सोशो इकोनॉमिक तो कल्चरल डिस्कस द फोर्सेस। वेरियस। हाँ ठीक है, वही इकोनॉमिक फैक्टर है लगा सोशल हाँ, इकोनॉमिक, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैंने हाँ, लिखा कि डिलैपिडेटेड इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंडियन ये क्या होता एग्रीकल्चर। है डिलैपिडेटेड मतलब? डिलैपिडेटेड मतलब मतलब कम, सिचुएशन खराब है खराब। एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो उसमें ऑब्वियसली वो जो मेल मेंबर्स जो उनको फोर्स करता है टू माइग्रेट टू सिटीज या अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ हाँ वही, बेटर पेइंग तो जॉब्स। मैं माइग्रेशन प्लान लिखा था, हाँ ठीक। फिर इकोनॉमिक अनवायबिलिटी है जो हाँ, एग्रीकल्चर की एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तो दैट इज आल्सो अंडर क्वेश्चन। तो वहाँ पे भी मतलब स्ट्रगल है, लो एमएसपी, फ्रैगमेंटेड लैंड है, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ कमीशन एजेंट्स। सो एक वो फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर, और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ड्यू टू इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन, दैट इज आल्सो मेकिंग इनरोड्स इन रूरल इंडिया। तो उसकी वजह से वी आर सीइंग, मतलब साथ के साथ लो वेजेस हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स की, लो प्रोडक्टिविटी है, तो उसकी वजह से लो परचेजिंग पावर भी है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए 3, जिसकी वजह से वी आर सीइंग कि मोर फेमिनाइजेशन। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि मेल मेंबर्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। सो ये इकोनॉमिक सोशो कल्चरल में मैंने लिखा है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट है दैट डज नॉट अलाउ वुमेन टू मूव आउट, सो दे आर लेफ्ट बैक होम बाय द मेल मेंबर्स। सो उनके पास ऑप्शन बस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के बचते हैं। वुमेन विद दी हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मैं बोल रही थी compared to the males, so they also end up with the responsibilities on their shoulders, so that's why they even agree to work at lower wages. फिर एग्रीकल्चर इट इज नॉट सीन एज अ स्टिग्मा, मतलब रूरल एरिया की मैं बात कर रही हूँ, तो वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज नॉट सीन एज स्टिग्मा, सो दैट इज ऑल्सो एन ईजी ऑप्शन एज
द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन। तो मैं मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ थोड़ा सा, तो मेरे को ये लग रहा है कि मैंने थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में सोच के लिखा है ज्यादा, और जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, बट मैंने फिर थोड़ा वही सोचा कि मैं इसको बिल्कुल जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, लिखूँ। आपने ना आपने जो थोड़ा टेक। सोशियो कल्चर वाला है ना, हम्म। उसमें एग्रीकल्चर नॉट सीन एज सिग्मा ठीक है। मतलब वो हाँ। आपने बताया कि अगर वो फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स में पहन के जा रहे काम कर रही है तो वो ऐसा देखा जाएगा, जो एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं। तो हम्म। आपने पॉइंट इसको ठीक लिखा है नीचे हम्म। वाला, कि एग्रीकल्चर नॉट ए स्टिग्मा। पहला हम्म। सेकंड भी ठीक है और पहला भी सही है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज लेते आते हैं कि जो वीमेन हायर एक्सपेक्टेंसी आप कंपेयर कर सकते हैं, दे आर डूइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब ओवरऑल तो ये हाँ, सोशल तो कल्चर मुझे नहीं वो आ लगा गए, कुछ। हाँ। मतलब पैट्रिकल इकोनॉमिक में भी माइंडसेट है। एक ये था, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये परचेजिंग हाँ, पावर। लेकिन बीच वाला मेरे को समझ में नहीं, सेकंड वाला। समझ नहीं आया। हाँ, मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं सेकंड मैं वाले ये में? बोल रही हूँ कि पहला एग्री। समझ में आ रहा है कि हम्म। माइग्रेशन हो रहा है, इसी कारण वो काम कर रही है एग्रीकल्चर में। थर्ड वाला दूसरा में मैंने। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग में हम्म। हाँ ठीक लो है, परचेजिंग पावर हो रही है। लिबर्टी उसी दूसरा कारण मैंने उनका मैं ये ड्राइवेगा ग्रोथ। बोली कि एग्रीकल्चर को आज के टाइम में हम एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लो एमएसपी मिल रही है, तो वो सस्टेनेबल कैसे हो पाएंगे लोग, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो हाँ, ये। लेकिन फिर वो काम तो कर रही है ना, वहाँ बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में फेमिनाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब कैसे बढ़ रहा है। हाँ, तो फेमिनाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट हम्म। में लिखा है, जो पॉइंट नंबर 1 और 2 है, दोनों कनेक्टेड है कि और यहाँ पे इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर है अनवायबिलिटी यहाँ पर, की वजह, इकोनॉमिक तो अनवायबिलिटी की वजह फूड से ये प्रोसेसिंग भी कर रहा आएगा है, इसके अंदर। ये लिखा है मतलब मैंने यहाँ पे भी मैंने वही हाँ, चीज तो लिखी। सेकंड वाला में फूड प्रोसेसिंग भी आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर है ना। हम्म। एग्रीकल्चर है तो उसके अंदर में आप लेके आ सकते हो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सब चीज आ सकते हो, एसएचजी का भी रोल आ जाएगा। तो आप अभी इकोनॉमिक फैक्टर में बताते हैं कि मैं आजकल जो वही कह रही वुमेन है वो अवेयरनेस होकर के वो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेस कर, वही हाँ, सेम। थोड़ा सा मैं और इसको कैसे हो लगा? पॉजिटिव टोन दे हाँ, सकती हूँ, मेरे को थोड़ा ये लगा पूरा करने के बाद। फिर एंड में थोड़ा मैंने इसको पॉजिटिवली लिखा है कि गिवन ऑल दीज फैक्टर्स, जो सिचुएशन है उसको वी कैन लेवरेज इट एंड दिस कैन बी टर्न इनटू एन क्योंकि अपॉर्चुनिटी। आप अगर देखोगे क्वेश्चन, तो वहां पर पूछा, अगर क्वेश्चन पूछता पेट्रियार्कल तो पूछते थे, हाँ। हम लोग ने देखा है यूपीएससी में। वहां हम्म। लेकिन पूछा है फेमिनाइजेशन हो रहा है, तो हाँ। डायरेक्शन आपको बता दिया कि वो पॉजिटिव ही है डायरेक्शन एक तरह से, हाँ। विमेन ज्यादा काम कर रही। हाँ, तो आप इसमें एसएचजी का लेके आते तो कोई स्कीम का लेके आते, अवेयरनेस का लेके आते तो हाँ, मतलब मैंने अच्छा होता। सिर्फ फील्ड्स तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ, फील्ड से। फिर हाउ डू इंडियन, सेकंड वाले ठीक है, में मैंने लिख दिया इक्विडिस्टल। होते हैं, ठीक। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल क्लोजनेस। तो मैंने स्ट्रक्चर इस तरीके से किया, पहले मैंने पूरा इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करी, उसके बाद मैंने वेस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में करी है। तो इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड में लाइक यूएस जो है, दोनों सेक्युलर डेमोक्रेसीज हैं, बट इंडिया के केस में इंडिया मेंटेन्स क्लोजनेस विद ऑल द रिलीजन्स एंड वी डू नॉट फेवर एनी वन रिलीजन ऑफ ऑल ऑफ देम। So we follow the principles of unity in diversity, united we stand, divided we fall. So policies जो हैं they ensure कि जो provisions है they do not hamper religious sentiments of any community, और affirmative action वाला point है on the basis of religious and linguistic minority भी exist करते हैं। So western world में जो concept है, state maintains equal distance with other religions, religion कोई factor नहीं है जो influence करता है policy matters in the west, and opposite be true है, so they do not believe in open display of the religious ideas except in the church. So complete segregation है, religious institutions है उन पे टैक्स नहीं इम्पोज किया जाता, या फिर गवर्नमेंट फाइनेंशियली एड नहीं करती है to the religious institutions, so there exists absolutely no interference between the two. So मैंने इस तरीके से लिखा, आपने उसको 3-3 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख दिया। हाँ, मैंने। आपने एक में तीन दिया, हम्म। मतलब हाँ, पहले एक के मैंने अंदर पूरा, में। हाँ, इंडिया की बात करी, फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करी। हाँ ठीक है, मतलब मुझे समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हो। बेसिक इक्वो आपने डिस्टेंट है, किया है। नॉन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज है, ओपन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, अच्छा वर्ड था ओपन डिस्प्ले वाला। हम्म। हाँ ठीक है। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर नॉट टैक्स्ड, नॉट फाइनेंशियली एडेड बाय द स्टेट। हाँ, ये भी अच्छा, जो मेरे मैंने किया। हम्म। हाँ, हाँ मेंशन आपका ठीक है, ठीक है, हाँ। लेकिन हाईलाइट करे थे बस, वेयर इज इन बेस्ट है ना, वो वाला हाईलाइट करे थे, वो फ्लो में नहीं दिखता हम्म। अलग से। हेडिंग दे देते, आप हेडिंग जैसे देते हैं हमेशा। हम्म।
ठीक है। वेस्टर्न का और उसमें हाँ, मतलब इसको ही इंडियन का। पॉइंट्स में बोल रहे हो, पॉइंट्स में लिख दे। पर इसमें ये था कि और कुछ इनोवेटिव हम क्या कर सकते हैं? जो जनरल पॉइंट्स है इसमें सिंपली डिफरेंस ही पूछा है। एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं, जैसे आप, कुछ अगर एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल लिख के आते, लेकिन उसके लिए वो होना चाहिए कि जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में, तो हम्म। इंडिया में जो केस हुआ है कोई भी हर्टिंग ऑफ सेंटिमेंट, तो हर के लिए बराबर है। हाँ। मतलब किसी का हर्ट नहीं कर सेंटिमेंट, लेकिन फ्रांस में आप देखोगे हर्ट कर सकते हो। तो फ्रीडम एक्सप्रेशन के ऊपर है, चार्ली एब्डो केस हुआ था कोई भी चीज, तो लेकिन एग्जाम्पल हुआ था, वो प्रैक्टिकल है, वो होता है असली में, लेकिन आप आंसर में लिख सकते हैं कि नहीं, वो एक हाँ, वो उसको चैलेंज कैसे लिखेंगे बात वो हुआ। तो मैटर करेगा। तो आप बात कर सकते हैं कि इंडिया में कि हर्टिंग ऑफ सेंटीमेंट है ना, इक्वल है हर रिलीजन के लिए, आप हम्म। नहीं कर सकते। लेकिन हाँ। कोई भी कंट्रीज में फ्रीडम एक्सप्रेशन और वो जो है वो ऊपर रखा, सुप्रीम रखा गया है कि आप कर सकते हो, ब्लास्फेमी वो है एक तरह हम्म। से लीगल है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हाँ, विद रिस्पेक्ट हाँ, टू, वही डिस्कस ये करना बस एक लिखा। था। ठीक है औशिक, यू कैन क्लोज इट नाउ। Okay, thank you everyone. We will take up next set of questions of GS 1 and 3 due to answer.